प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के नामांकन का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाते हैं। 3 मई को जब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन भरा था, तब रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन भरा, तो उनके साथ उनका भी परिवार था। इसमें उनके प्रस्तावक थे जिनका नाम भी इससे पहले शायद आपने सुना नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, क्योंकि वाराणसी सीट जिस उत्तर प्रदेश राज्य में आती है वो उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी और एनडीए के 25 बड़े नेता पूरे देश से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए मौजूद थे। लेकिन इनमें से एक भी नेता नामांकन कक्ष में नहीं आया, क्योंकि बीजेपी में सब कुछ एक प्रक्रिया के हिसाब से होता है जिसका सभी नेता पालन करते हैं। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार के हिसाब से होता है, और यही वजह है कि जब 3 मई को राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा, तब उनका परिवार तो उनके साथ दिख रहा था, लेकिन उनके प्रस्तावक उनके साथ नजर नहीं आ रहे थे। जबकि राहुल गांधी ने पार्टी के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह को अपना प्रस्तावक बनाया था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन भरा, तो उनके साथ उनके प्रस्तावक बैठे हुए थे, और इनमें भी उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठे हैं ये कौन है, तो हम आपको बताते हैं कौन है। इनका नाम है पंडित गणेश्वर शास्त्री, और इन्होंने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त निकाला था। पंडित गणेश्वर शास्त्री के अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बने हैं, और ये तीनों बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। और इनका कहना है कि अगर ये किसी और पार्टी में होते तो शायद प्रधानमंत्री के साथ इस तरह बैठने का मौका इन्हें मिलता नहीं, और ना ही इन्हें प्रस्तावक बनाया जाता। इनमें भी बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा प्रधानमंत्री मोदी ही की तरह ओबीसी समुदाय से आते हैं, जबकि संजय सोनकर दलित समुदाय से हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में कितना फर्क है, और राहुल गांधी के परिवार में कौन है और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में कौन है। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और मैं भारत की विविधता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। तो इन दो बड़े नेताओं ने जब अपना अपना नामांकन भरा, तो कैसा माहौल था रायबरेली में और क्या हुआ वाराणसी में, इसकी तुलना आप कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी का परिवार कौन सा है और राहुल गांधी का परिवार कौन सा है और कैसा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को शहंशाह कहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहकर अक्सर अपने भाषणों में पुकारते हैं। तो ये जो लड़ाई है या ये जो तुलना है, ये शहंशाह और शहजादे की है। लेकिन आज आपको ये भी देखना चाहिए कि शहंशाह और शहजादे दोनों के पास ही
आखिर धन कितना है, इनकी तिजोरी में क्या है। तो इसलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के चुनावी एफिडेविट का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपना एक एफिडेविट भी दायर करना होता है, जिसमें आपको अपने बारे में सारी जानकारी सही बतानी होती है। आपके बारे में, आपके ऊपर कुल मिलाकर कितने कानूनी मामले चल रहे हैं वो आपको बताना होता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको बतानी होती हैं चुनाव आयोग को। और जिस दिन नामांकन भरा जाता है, असल में हम लोगों को देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में उसी दिन सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने एफिडेविट में यह घोषणा करनी पड़ती है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि उनके पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोना चांदी है, कितनी संपत्ति है। तो जिस दिन ये एफिडेविट दायर होते हैं उस दिन इनकी बड़ी चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने एफिडेविट में अपने बारे में जानकारी लिखी है, उसके मुताबिक उनके पास कुल मिलाकर 3,02,06,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि राहुल गांधी के पास 20,38,00,000 रुपए की संपत्ति है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में प्रधानमंत्री मोदी की सालाना आय 23,56,000 रुपए थी, जबकि इसी वित्त वर्ष में राहुल गांधी की सालाना आय 1,02,00,000 रुपए थी। प्रधानमंत्री मोदी की आय के सिर्फ दो स्रोत हैं, यानी इतना पैसा जो उनके पास आ रहा है कहां से आ रहा है, इसके दो स्रोत हैं, दो सोर्स। पहला है उनकी तनख्वाह और दूसरा है बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों में जमा उनके पैसे पर मिलने वाला ब्याज। यानी हमारे देश में भी अगर आप देखें, ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके पास आय का क्या जरिया होता है, एक उनकी अपनी तनख्वाह और दूसरा अगर उनके पास बैंक में कुछ पैसा जमा है तो उस पर जो ब्याज मिलता है वो उनका। और प्रधानमंत्री मोदी के भी यही स्रोत के दो आय हैं, क्योंकि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी से कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें तनख्वाह मिलती है हर महीने। इससे पहले वो इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती थी। और ये पूरी तनख्वाह इतने वर्षों की, जो लगभग 25 साल से वो तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनका पूरी जमा पूंजी जो है वो उसके आधार पर है। जबकि राहुल गांधी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करते, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो आमदनी है उसके कई स्रोत हैं, तो आज वो स्रोत भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी सैलरी के अलावा अलग अलग बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी से हर महीने उन्हें किराया मिलता है। सैलरी तो उन्हें क्या मिलती होगी, सैलरी तो उनके पास अभी है नहीं, क्योंकि वो अभी कोई ऐसी नौकरी नहीं कर रहे हैं। रॉयल्टी से पैसा उनको आता है, बैंक से मिलने वाला ब्याज उनकी एक इनकम है। इसके अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर से भी राहुल गांधी को आमदनी होती है। तो उनके जो है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वो शहंशाह कहते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है पूरा आय का, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का होता है, यानी सैलरी और बैंक में जमा पैसे पर ब्याज। राहुल गांधी का जो पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, वो ऐसे व्यक्ति का है जो अपर मिडिल क्लास या अमीर वाली जो श्रेणी होती है, उसमें लोग बहुत सारी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं और उन्हें बहुत सारी जगहों से पैसा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास ना तो कोई अपनी निजी संपत्ति है और ना ही विरासत में उन्हें कोई भी किसी प्रकार की कोई संपत्ति मिली है। लेकिन राहुल गांधी के पास विरासत में काफी संपत्ति उन्हें मिली है। राहुल गांधी के पास 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन, फार्म हाउस, कई फ्लैट्स और 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जिनसे उन्हें हर साल लाखों रुपए किराए के तौर पर मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास अपनी कोई खुद की गाड़ी नहीं है और राहुल गांधी के पास भी अपनी खुद की कोई गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत है 2,67,000 रुपए, जबकि राहुल गांधी के पास 4,20,000 रुपए का सोना है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें एक बैंक खाते में 73,000 रुपए हैं और दूसरे बैंक खाते में सिर्फ 7,000 रुपए जमा है, जबकि राहुल गांधी के 2 बैंक खातों में 26,25,000 रुपए जमा है। प्रधानमंत्री मोदी के पास 52,920 रुपए कैश है, नकद, जबकि राहुल गांधी के पास 55,000 रुपए कैश है। और प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में कोई पैसा निवेश नहीं किया है, जबकि राहुल गांधी ने शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स के अलावा
गोल्ड बॉन्ड्स में भी 15,21,000 रुपया निवेश किया है। और जहां राहुल गांधी के पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास 3 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है, जबकि वो वर्ष 2001 से लेकर 2014 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 से अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वो हर बार अपने नामांकन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। वर्ष 2014 और 2019 की तरह आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नामांकन से पहले काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की और इस मौके पर उन्हें एक खास अंग वस्त्र भी पहनाया गया। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री क्रूज से नमो घाट पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और हर बार की तरह नामांकन भरने से पहले भगवान काल भैरव का उन्होंने आशीर्वाद लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि काशी में गंगा नदी के तट पर ही भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और इसी के बाद भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया था और उन्हें वहीं रहकर तपस्या करने का आदेश दिया और तब से ही यह माना जाता है कि अगर काशी में कोई काम बिना काल भैरव की मंजूरी के हुआ तो वो कार्य निष्फल हो जाता है। और क्योंकि भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, इसीलिए काशी के पुलिस थानों में भी कोतवाल की कुर्सी पर उनकी प्रतिमा रखकर उनकी पूजा की जाती है। काल भैरव के ठीक बाहर की तस्वीरें। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए आज बीजेपी और एनडीए के 25 बड़े नेता वाराणसी में मौजूद थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश में एनडीए के ही सहयोगी और मशहूर एक्टर पवन कल्याण, बिहार में एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और फिर उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए खास तौर पर आज वाराणसी पहुंचे थे और उन सबको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं आ रहे हैं उनके नामांकन में, बल्कि एनडीए के तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके बड़े बड़े नेता और अध्यक्ष भी वहां पर आ रहे हैं। ये एक शानदार विजय की ओर ये कदम एक और है
और प्रधानमंत्री जी तो खैर बड़े बाखूबी के साथ जीतने ही वाले हैं, लेकिन पूरे देश में भी तमिलनाडु, कश्मीर से कन्याकुमारी आपको एक ही माहौल दिख रहा है, पूरा देश मोदी में है। ये बहुत सौभाग्य की बात हम लोगों की है कि आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर हम लोग आए हैं और हम लोग एक तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये बात की अब की बात 400 पार पूरी हो और निश्चित पूरी होगी। इसीलिए हम लोग सब आए हैं, सब आशीर्वाद देने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए। माहौल तो आप देख रहे हैं, ये लोगों में क्या उत्साह है, क्या जोश है, जल्लोष है और मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं और तीसरी बार बनारस की, काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। ये बताइए कि आज नामांकन जारी कर दिया प्रधानमंत्री ने, किस तरह से देखते हैं इस मौके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बनारस का सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करने आए हैं। वाराणसी तो आके हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ बहुत काम हुआ है, बनारस के लोगों ने देखा है उस काम को और महसूस किया। आपको कोई भी आएगा महसूस करेगा और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी का परिवार, उन सब से हमने आज आपका परिचय करवाया। अब ये देखिए कि वाराणसी में 400, अब की बार 400 पार का नारा तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अब की बार 6 लाख पार का नारा भी लगाया जा रहा है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 56.4% वोट मिले थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 वोटों से हराया था। बहुत सारे लोग ये बात भूल गए होंगे कि 2014 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए आए थे और तब अरविंद केजरीवाल 3,71,000 वोटों से हारे थे। वही अरविंद केजरीवाल जो आजकल कह रहे हैं कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। उन्होंने अपनी 10 गारंटी भी दे दी हैं और तब भी वो यही बात कहते थे, आप याद करके देखिए 2014 में, कि मैं नरेंद्र मोदी को हराने वाला हूं। वाराणसी में जो पूरी हवा है वो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में नहीं बल्कि मेरे पक्ष में है, ऐसा दावा तब अरविंद केजरीवाल किया करते थे। और फिर कितनी बुरी तरीके से हारे, यहां आंकड़े आपको बता रहे हैं। फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को और ज्यादा वोट मिले। इस बार 63.6% वोट उन्हें मिले और उन्होंने 4,79,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया। और इस बार बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि मोदी जी को इस बार 6 लाख वोट के अंतर से जिताएंगे और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार अभूतपूर्व सबसे ज्यादा अंतर से इस सीट पर अपना चुनाव जीतेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने नामांकन के बाद एक कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थैंक यू कहा और कहा कि उन्होंने मोदी के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन खास बात हमारे दर्शकों को जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आज हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी का एफिडेविट भी दिखाया, उनकी संपत्ति दिखाई और राहुल गांधी की संपत्ति दिखाई और आपको ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे, उनकी सैलरी जो आ रही थी। और साथ ही जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी भी 2004 से सांसद हैं लोकसभा के और राहुल गांधी को भी एक सांसद के तौर पर हर महीने एक सैलरी मिलती है। तो ये भी उनके एफिडेविट में जो है जोड़ना चाहिए, जो कि उन्होंने जोड़ा भी है।